थोड़ा मैं एक बात और भी करता चलूँगा कि कुछ टाइम पहले सूडान में सर जंग छिड़ी थी। जैसे ही जंग छिड़ी थी तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एकदम इस चीज़ को देखते हुए डायरेक्शंस दी अपनी मिनिस्ट्री को कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको इमीडिएटली उनकी लाइफ्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उस डायरेक्शंस के ऊपर जो सूडान में हमारे एम्बेसडर साहब थे मीर बैरोज साहब, वो आज यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ पे वेलकम भी करता हूँ और साथ साथ मैं इनकी सर्विसेज को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जंग के दौरान ये और इनका पूरा अमला ऑल द वे डाउन टू जो कुक है वहाँ सारे वहाँ पे मौजूद थे। 1150 लोगों को सर जंग के दौरान इन्होंने वहाँ से एवैक्यूएट करवाया है और बाकी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 200 लोग हैं। इंशाल्लाह वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री पूरा काम कर रही है कि उनको जल्द से जल्द वहाँ से एवैक्यूएट कर लिया जाए सर। तो वेलकम बैरो साहब एंड वी थैंक यू वी अप्रिशिएट कि फॉरेन मिनिस्ट्री जहाँ पे डिप्टी स्पीकर साहब कोई थोड़ी सी भी गवर्नमेंट से कोई 19-20 बात हो तो एकदम चारों तरफ से प्रेशर आते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम था और हमें जो अच्छे इकदाम है जिसमें हम गवर्नमेंट के लोग अपनी जानों से खेल के वहाँ पे अपने पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सर। जहाँ तक बजट की बात है सर, पहले मैं समझा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए तो उनके होते हुए कुछ सवालात पूछ लेता तो शायद कुछ जवाबात मिल जाते, लेकिन मेरे ख्याल से वो 5-10 मिनट के लिए तशरीफ़ लाए थे और शायद चले गए। बट आई होप कि ड्यूरिंग द स्पीच वो वापस तशरीफ़ ले आएंगे। सर बिल्कुल नो डाउट कि ये जो बजट अभी बना है ये बहुत ही मुश्किल हालात में बना है। हमारी इकोनॉमिक पोजीशन इमरान खान के 4 साल के पीटीआई के दौर के बाद एक बहुत टफ टाइम से गुजरे। जो प्रोग्राम आईएमएफ का हम जो शुरू हुआ था वो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए था, हमारी मईशत को बेहतर करने के लिए था, लेकिन पीटीआई की नाअहली की वजह से कुछ हालात ऐसे बन गए कि 2009 में जो वो उसका ट्रांचे जो दूसरा साइन हुआ उसमें हमारे लिए इतनी ज़्यादा कंडीशंस लग गई कि अब हम उस प्रोग्राम को ना तो चला सकते हैं ना हम उसको छोड़ सकते हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरे ख्याल से जब से लेके पाकिस्तान बना तब से लेके 2018 तक जितना लोन लिया गया था उतना ही लोन पीटीआई की हुकूमत के पिछले 3-4 साल में ले लिया गया। अब हालात ये है कि उनका 9th रिव्यू है और 9th रिव्यू में हम अब उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सके। 10th रिव्यू अभी आ गया, अभी तक हम 9th रिव्यू पे अटके हुए हैं। कुछ हालात इस तरह बने हुए हैं कि अब जब हमें डेट सर्विसिंग करनी होती है तो हमें और ज्यादा लोन लेने पड़ जाते हैं सिर्फ उसकी मार्कअप्स पे करने के लिए। तो इन हालात में मैं समझता हूं कि बिल्कुल बजट एक फाइनेंशियल स्ट्रेस यहां पे कैश स्ट्रेस इकोनॉमी में बना है। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट में मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो इस मुल्क को कोई फाइनेंशियल डायरेक्शन दे सके। बजट का मतलब यह नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ फिगर्स इधर उधर से उठा के और उनको कंपाइल कर लें और डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस कर लें। यह बजट का काम नहीं है, यह हमारा काम नहीं है। हालांकि जब हम उधर बैठते थे तब भी हम इस पे बात करते थे और आज भी मैं समझता हूं कि मेरे पे यह फर्ज बनता है, हालांकि हम ट्रेजरी में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें अपने हकाइक जो फैक्ट्स हैं कम से कम उनको हमें मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम लोग ट्रेजरी में बैठ गए तो हम ये कहते हैं कि सब अच्छा है। नहीं सर, ये वही रूटीन बजट है जो पहले आता रहा है, वही एक्सेस ग्रांट्स हैं, वही सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं, वही डायरेक्ट टैक्स। जैसे पहले डिप्टी स्पीकर साहब मेजॉरिटी पोर्शन इनडायरेक्ट टैक्स का होता था और हमारे पास हमारी बदकिस्मती है कि हम टैक्स नेट को वाइडन नहीं कर सके, ब्रॉडन नहीं कर सके
और आज भी स्पीकर साहब जो हदफ रखा गया है वो 40.15% डायरेक्ट टैक्स रखा गया है और तकरीबन 59% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स रखा गया है सर। ये रिग्रेसिव टैक्स है, ये एक ऐसा टैक्स है जो मतलब अमीर और गरीब के ऊपर यकसा आ जाता है। वेरेस के होना ये चाहिए था कि इस बजट में हमें ये उम्मीद थी, कम से कम मुझे ये उम्मीद थी कि डार साहब बहुत सीनियर बंदे हैं, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे रिफॉर्म ज़रूर रखे होंगे जो हमें कम से कम, अगर इस मईशत के इस मसले से इमीडिएटली बाहर तो नहीं निकल सकते लेकिन कम से कम उस डायरेक्शन में चल पड़ते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। बजट में जो फिगर्स हैं सर, उसमें अगर सिर्फ रेसिप्ट साइड को देख लें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जो जनरल रेसिप्ट्स हैं वो लास्ट टाइम सर 2605 मिलियन एक्चुअल रिसीव हुई। अब सिर्फ दिखाने के लिए 7613 मिलियन को अभी जो नया रख दिया फिगर, एंड ऑफ द डे होगा ये कि ये फिगर हम अचीव ये टारगेट नहीं कर सकते और फिर वही डेफिसिट्स की कहानी शुरू हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर लास्ट टाइम के प्रॉफिट्स थे 371,186 मिलियन, अब उसको 371,186 मिलियन से बढ़ा के 1,113,000, 3 टाइम्स बढ़ा दिया। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि प्रॉफिट्स स्टेट बैंक के 3 टाइम्स बढ़ जाएं सर? मुझे नजर नहीं आता ये होते हुए। प्रोविंशियल सरप्लसेस की बात की जाए तो लास्ट टाइम का सर जो बजटेड एस्टिमेट था वो 750 मिलियन था सर। उसके अगेंस्ट में हम लोग उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, सूबों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इतने पैसे वापस कर सके। 459 बिलियन जो है वो सिर्फ उसमें से वापस मिले, और इस बार फिर वही बात की जा रही है कि 650 बिलियन का फिर टारगेट दे दिया। केपी के पास तो इतना उनको तो शेयर मिलता नहीं, बलूचिस्तान का तो वैसे ही एक बहुत छोटा सा शहर है, बाकी बनता है पंजाब और सिंध। सिंध तो पिछले साल सर डूबा हुआ था, हम तो वैसे ही फेडरल गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार हमें और पैसे दिए जाएंगे, तो ये सेविंग्स कहां से आएंगी फिर? जो 650 बिलियन का यहां पे टारगेट मीट हो, नहीं हो सकता। और इसका होगा ये कि फिर हमारे सारे के सारे वो डेबिट क्रेडिट जो है ना वो सारे आउट हो जाएंगे और फिर वही डेफिसिट। प्राइवेटाइजेशन के लिए सर 100 बिलियन रखे गए थे, और आपको पता है उस प्राइवेटाइजेशन के 100 बिलियन में से कितने पैसे रिकवर हुए सर? 0। मजाक किया जाता है इस बजट के नाम पे सर, 0 उसमें हमें रिकवरी हुई। और अब क्या किया जा रहा है? फिर उसमें $15 बिलियन रुपीस रख दिया। अब मैं किससे पूछूं कि 15 बिलियन कहां से आ रहे हैं? मैं किससे पूछूं कि लास्ट टाइम 100 बिलियन, यहां पे तो मौसूफ 5 मिनट बैठ के चले गए। किससे मैं पूछूं कि वो 100 बिलियन का टारगेट जो रखा गया था वो क्यों 0 हुआ? और किससे मैं पूछूं कि ये जो 15 बिलियन इस बार रखे गए ये हम कहां से क्या प्राइवेटाइज करके हम ये 15 बिलियन जमा करेंगे सर? कोई नहीं है बताने वाला। किससे सर आज पूछें कि सीपीआई और एसपीआई, जिस पे हम ऑपोजिशन में भी बैठ के बात करते थे कि ये गरीब के ऊपर जो इन्फ्लेशन है, ये गरीब के ऊपर जो महंगाई है, ये इतनी ज्यादा है, उसको किस तरह कवर करना है? हम समझते थे पीटीआई वाले नालायक हैं, नाअहल हैं, उनसे नहीं हो सकता था। लेकिन कम से कम अब तो फाइनेंस में इनके पास बड़ी एक अहल टीम बैठी हुई। फिर आज क्यों 30-35% हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है? फूड इन्फ्लेशन इतने डबल डिजिट्स में क्यों है? ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन इतने डबल डिजिट्स में क्यों है? और सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो इतनी ऊपर क्यों है? कम से कम कोई तो जवाब देने वाला होता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम बजट पे डिस्कस कर रहे हैं, और आई एम थैंकफुल कि कम से कम पीपल्स पार्टी के 2-4 एमएनए साहिबान जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। शायद अंदर गए, और एक मोहतरमा शादिया मरी साहिबा अभी भी मौजूद हैं, नवीद कमर साहब भी अभी हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, लेकिन बाकी हमें कोई नजर नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेट। यहां पे पार्लियामेंट में बैठ के ये पार्लियामेंट का कानून साजी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
to give financial direction. और ये कलेक्टिव विजडम की बात होती है यहां पे सर। यहां पे वैसे तो बजट है, ठीक है, पास कर दें, खत्म बात। वैसे ही सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हो जाएंगी, उनके पास है आर्टिकल 84। लेकिन बात असल में यह है कि यहां पे जब बैठ के ये पूरे महीने की एक्सरसाइज होती है तो वो सिर्फ इसलिए होती है कि यहां पे डिस्कस की जाए ये चीजें, और वहां पे बैठे हुए सामने मिनिस्टर साहब इन चीजों को नोट करें। यहां पे हाउस का कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव विजडम लिया जाए, ताकि इस हाउस के जो नुमाइंदे हैं वो अपने करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हुए उनके लिए रिलीफ दें, इस मुल्क को कोई बेहतर डायरेक्शन दें। बट अनफॉर्चुनेट, एनीवेज, मैं समझता था कि इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात होगी सर, कुछ नजर नहीं आ रहा। रूटीन वही, इधर से पैसे उठाओ उधर रख दिए, उधर से ले किए उधर रख दिए। मैं समझ रहा था कि इस बार कोई फाइनेंशियल डायरेक्शन आएगी, नहीं आई इस बजट में। मैं समझ रहा था सर कि इस बार कम से कम जो सर्कुलर डेट है उसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कोई हम ऐसी डायरेक्शन जरूर दे देंगे जिससे हम सर्कुलर डेट के इस मसले से निकलें। हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे मसले क्या हैं, लेकिन अब हमें मसलों पे नहीं डिप्टी स्पीकर साहब, अब हमें सॉल्यूशंस की बात करनी है। और इस फाइनेंशियल डायरेक्शन जो ये बिल देता है उसमें सर्कुलर डेट के ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसमें जो हमारे ट्रेड डेफिसिट्स हैं उसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। मतलब अनफॉर्चुनेट। यहां पे हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने सर अभी कुछ टाइम पहले खड़े होकर खुद उन्होंने स्पीच की थी कि डॉलर की फ्लाइट हो रही है। अगर डॉलर की फ्लाइट हो रही है तो उसको रोकना किसका काम है सर? खुद इसहाक डार साहब ने यह फरमाया था कि बैंक्स इन्वॉल्व्ड हैं आर्टिफिशियली प्राइस रेज करने में। तो अगर बैंक्स इन्वॉल्व्ड हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, ये काइंडली हमें कोई बताए। चले, और नहीं, ये पार्लियामानी मिनिस्टर साहब खड़े हुए हैं मेरी स्पीच के दौरान, मैं इनसे ही पूछ लूंगा। जब ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद फरमा दिया कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए? क्योंकि गरीब के लिए अगर सर सोलर में, डिप्टी स्पीकर साहब, अगर उस सोलर में हम कहते हैं कि हम उसको प्राइस कम कर देते हैं, उसके ऊपर हम टैक्सेस कम कर देते हैं ताकि उसको सस्ते में मिले, लेकिन होता यह है कि डॉलर जो जिसकी वैल्यू बकौल इसहाक डार साहब के 240-250 के बीच में होनी चाहिए थी, वो आज 315-312 पे मिल रहा है। तो अगर यहां से हम ड्यूटीज कम भी करते हैं, डॉलर की प्राइस और ज्यादा बढ़ जाती है, डॉलर की जो वैल्यू है। तो गरीब को तो हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते। यहां पे आके कह देना कि डॉलर स्मगल होता है, वो किसी आम पाकिस्तानी का तो मसला नहीं है, वो मसला तो गवर्नमेंट का है, वो मसला तो इन हमारे जो ये आगे पे बैठे हुए हैं इनका है, उन इदारों का है कि उनको रोकें, क्योंकि गरीब इससे नहीं बंधा हुआ सर। इन सब बातों के लिए सर, जो हम 4 साल उधर से बैठ के बात करते थे, जो अभी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। अगले 20, 40, 50 साल के लिए हम एक ऐसा रोड मैप बनाएं, एक फाइनेंशियल ऐसा रोड प्लान बनाएं जिस पे हम, उस पे कोई भी हुकूमत आए सब उस पे अमल करें। यही एक तरीका है जिससे हम अपने इस मईशत को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी सर, लेकिन उस वक्त हमारी मयार नहीं बनती थी, हम लोग उधर बैठते थे और पिछले 4 साल में पीएसडी पे हम जो है ना खड़े होके, डिप्टी स्पीकर साहब ये तकरीर जारी रखे सर। अब ऐसे सीनियर्स बीच में आके खड़े हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। लास्ट 4 इयर्स में आप सर, डिप्टी स्पीकर साहब, आप हमारे साथ बैठते थे और आपने भी वो फील किया होगा, हमने भी फील किया कि जब पीएसडीपी बनता था
तो उसमें आर्टिकल 156(2) जो है ना, वो कहता है बैलेंस डेवलपमेंट एंड रीजनल एक्विटी पूरे पाकिस्तान में यकसा। लेकिन होता यह था कि जहां जहां से उनको वोट मिले थे, उनकी सोच, उनकी पॉलिटिकल सोच इतनी इमेच्योर थी कि उनका कोई विजन नहीं था। वो सिर्फ वहां पे काम करवाते थे जहां से उनको वोट मिलते थे। और बाकी सूबे या सिंध की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद सिंध से हूं, क्योंकि वहां से उनको वोट नहीं मिला तो पीएसडीपी में सिंध का शेयर नहीं रखा जाता था। और हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि वो उनकी तौर तरीके पॉलिटिक्स के क्या हैं। लेकिन आज भी मुझे सर बड़ा ये दुख और अफसोस हो रहा है कि जब हम इस तरफ बैठे हुए हैं तो आज भी पीएसडीपी में जो है ना, आर्टिकल 156(2) रीजनल डेवलपमेंट नहीं है, वो बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है, रीजनल इक्विटी नजर नहीं आ रही। हमारे सिंध के जो पीएसडीपी का शेयर है वो बहुत कम रखा गया है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे प्रोविंसेस को कम कर दिया जाए, मैं ये कह रहा हूं कि जो आर्टिकल 156(2) कहता है हम उसके हिसाब से काम करें, क्योंकि यही एक तरीका है हमारी इस वफाक को और ज्यादा मजबूत करने का, जब एहसास कमतरी खत्म होगी। अगर ये आज हुकूमत इस जगह बैठी हुई है तो इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा पहले मैं समझता हूं कि हमारी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को जाता है और जनाब बिलावल साहब को जाता है, जिन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट किया। कराची से लेके इस्लामाबाद तक खुद रैली को लीड करते हुए इधर आए और एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट किया जिसकी वजह से ये पूरा पॉसिबल हुआ कि आज हम इस तरफ बैठे। फिर क्यों आज पीपल्स पार्टी की जो पीएसडीपी में जो होती है उन इलाकों की स्कीमें, वो उनको उनका जायज शेयर नहीं दिया गया? एक बार फिर अनफॉर्चुनेट बात है कि यहां पे कोई बैठा ही नहीं जो जवाब दे सके। मुर्तजा साहब बैठे थे, मेरे ख्याल से वो भी शायद चले गए। क्या लास्ट ईयर, डिप्टी स्पीकर साहब, लास्ट ईयर हमारे पास जो सैलाब आया था वो अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसे हालात थे कि लाखों एकड़ों में पानी खड़ा था, लाखों, मिलियंस। और यकीन करें, आप शायद तशरीफ लाए भी हो, वहां पे हम ड्राई राशन नहीं दे सकते थे, इसलिए कि इतना पानी वहां पे था कि कोई ऐसा इलाका ही नहीं था जहां पे लकड़ी जला के या आग जला के उस ड्राई राशन पे खाना बनाया जा सके। इसलिए पका पकाया खाना वहां पे पहुंचाना पड़ता था। लाखों घर गिर गए, लाखों एकड़ जमीन जो एग्रीकल्चर के हिसाब से यूज होती थी वो सबमर्ज हो गई। इन हालात में मैं शुक्रगुजार हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे तशरीफ लाए थे। उन्होंने खुद आके ये हालात देखे थे सिंध के। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से भी मिले थे और उन्होंने खुद आके ये हालात देखे थे। और वहां पे ये हालात देखने के बाद उन्होंने एक स्पेशल 15 बिलियन का पैकेज दिया था। अनफॉर्चुनेट बात है कि वो 15 बिलियन का, डिप्टी स्पीकर साहब, एक रुपया भी सिंध को नहीं मिला। हालांकि उन्होंने खुद देखा था कि हालात क्या हैं। वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पे भी रहने वाले पाकिस्तानी हैं। अगर हम इमीडिएट रिलीफ की बात करें तो उसमें डिप्टी स्पीकर साहब 80% सिंध ने उसमें पैसे दिए रिलीफ में, और बाकी जो 20% थे उसमें कुछ वफाक का हिस्सा था और बाकी इंटरनेशनल डोनर्स से उन्होंने दिया था। बाकी 80% सिंध ने दिया। अगर रिहेबिलिटेशन की बात करें तो 100% सिंध ने किया, किसी ने हेल्प नहीं की। और आज भी वही, इस बजट में भी वही तरीका। मैं पूछना चाहता हूं, पता नहीं कौन इधर जवाब देगा, अब वो 15 बिलियन कहां गए सर? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन, बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो वो किधर गए वो 15 बिलियन जो उन्होंने सिंध को प्रॉमिस किए थे? उधर घर गिरे लाखों, उसके लिए वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट आया सर। उसके लिए सिंध जो एक पोर्शन वर्ल्ड बैंक ने देना था, एक पोर्शन सिंध ने देना था, एक पोर्शन वफाक ने देना था। सिंध ने अपना वो पोर्शन इस बार बजट में रख दिया। अभी तक मुझे वफाक में वो पोर्शन, उनका जो शेयर था ना, वो नजर नहीं आ रहा सर।
अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे पास अगर थोड़ा सा सर इलाके के हिसाब से बात करूं तो सबसे, मैं हमेशा सर ये, और यहाँ पे बाकी हमारे ऑनरेबल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने हमेशा ये बात की है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ दिस इकोनॉमी। अगर हमारी मईशत को कोई सुधार सकता है तो एग्रीकल्चर है। अगर जीडीपी के हिसाब से देखें तो तकरीबन 19-20% जीडीपी में एग्रीकल्चर ऐड करता है। 45% जो टोटल पाकिस्तान की लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर एम्प्लॉय करता है। और ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में नो डाउट कि कम स्मॉल परसेंटेजेस पे लोन्स तो दिए गए, लेकिन वो लोन्स उस छोटे किसान तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, गॉड नोस। एग्रो बेस इंडस्ट्री को भी कम परसेंटेज पे लोन्स देने की बात हुई है, वो भी एक अच्छा इकदाम है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम किसान को भिखारी नहीं बनाएं, हम किसान को कर्जदार नहीं बनाएं, हम किसान को इस तरह हाथ किसी के सामने लटकाने की वो उस पर ना लाएं। अगर किसान है तो वो अपनी हिम्मत से काम करता है, वो सारा दिन अपनी खेती बाड़ी करता है, वो अपनी मेहनत से काम करता है, और जो कमाता है इस मुल्क के लिए भी कमाता है और अपने बच्चों के लिए भी कमाता है। उसके लिए अगर उनको कोई भलाई का काम, अगर उनके लिए कोई ऐसा काम करना है जिससे उसको कोई फायदा पहुंचे, जिससे इस मुल्क को भी फायदा पहुंचे, तो वो ये है कि उसको बेहतर सीड दिए जाए, उसको बेहतर क्वालिटी हाई यील्डिंग सीड्स दिए जाए, उसको अच्छी मयारी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स दिए जाएं। अगर सिर्फ इतना कर दिया जाएगा, अगर ये इंश्योर कर दिया जाए कि उसको सीड जो कि 20 मन उतरने वाला हो, उसकी जगह पे अगर 50-60 मन उतरने वाला बीज मिल जाए यील्ड वाला, तो उसको किसी कर्जे की जरूरत नहीं है। जाली फर्टिलाइजर मिलता है, अगर सिर्फ ये इंश्योर कर दिया जाए कि फर्टिलाइजर अच्छा मिले तो किसी कर्जे की जरूरत नहीं है। किसान अपना खुद भी पेट पालता है, किसान इस पूरे मुल्क का भी पेट पालता है। और मैं आपको ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि अगर हम सिर्फ इतना कर लें कि सीड्स हाई यील्डिंग ले आए, तो हमारी इकोनॉमी के ये जो कैश के प्रॉब्लम्स है ना, ये बहुत ज्यादा हम उसी से हल कर लेंगे। आज से 10 साल पहले जो 20 मन गंदम का एवरेज था, 27 मन, बल्कि वो 20 मन था, अभी वो जाके 10 साल के बाद 27 मन पे पहुंचा, और दुनिया पता नहीं 50-60-70 मन पे चली गई। कॉटन की अगर बात करें तो जो आज से 10 साल पहले का यील्ड था, आज भी वो यील्ड है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज इसमें किसान की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती इस चीज की है कि हमारे पास सीड्स अलाउ नहीं होते। दुनिया हाइब्रिड के 6th जनरेशन हाइब्रिड पे चली गई है, हम अभी बेसिक सीड्स यूज कर रहे हैं। अब क्यों हम बेसिक सीड्स यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। कोई किसी को यही नहीं पता कि हम बेसिक सीड्स पे अभी तक क्यों है। 2018 में सर चाइना ने एक पाकिस्तान के साथ डील की थी, बल्कि डील क्या की थी, एक फेवर की थी। चाइना ने हमारे साथ एक MOU साइन किया था जिसमें उन्होंने हमें दोनों पेरेंट लाइंस और हाइब्रिड सीड और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का कहा था, और इन रिटर्न वो हमसे कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ पाकिस्तान की एज फ्रेंड्स वो हेल्प कर रहे थे। 2018 का ये MOU साइन हुआ है, आज भी वो MOU इधर पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर मट्टी चढ़ी हुई होगी, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। अगर और कुछ नहीं, 2018 से लेके अगर 50-50 एकड़ का अगर हर प्रोविंस में, KP, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट चला देते, तो आज हम इस पोजीशन में होते कि जहां से हम 20 मन उतर रहा है पर एकड़, वहां पे अभी हम 60-70 मन ले रहे होते। एक अच्छी बात जरूर हुई है और उसका क्रेडिट देना चाहिए पहले सिंध को, क्योंकि वीट के टाइम पे टाइमली इंटरवेंशन की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 4000 रुपए का रेट रखा गया। उसके बाद वफाक ने 3800 रुपए का रेट वीट के लिए रख दिया सर। उससे ये फायदा हुआ कि हालांकि इलाके के सिंध के तो तकरीबन 30-40% फिर भी इलाका पानी में था जब वीट की सोइंग का टाइम था, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट प्राइस आज हमारे पास माशाल्लाह
एक आप समझें कि 28 मिलियन मैट्रिक टन का एक रिकॉर्ड क्रॉप हुई है, सिर्फ वो सपोर्ट प्राइस देने के लिए। वफाक को भी ज़रूर इसमें मैं क्रेडिट देता हूं, क्योंकि इंटरवेंशन प्राइस उन्होंने कॉटन की जो है वो जितनी रखी, उसकी वजह से जो कॉटन की सोइंग जो अपना जो एकरेज है वो बहुत बढ़ गई है। और एक बार फिर पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा इंशाल्लाह कि वी विल एटलीस्ट अचीव द टारगेट ऑफ 18 मिलियन बेल्स सर। वो एक अच्छी बात है, क्योंकि हम बीच में चले गए थे 6-7 मिलियन बेल्स पे सर। मैं अपने इलाके के लिए भी 2 अल्फाज ज़रूर बोलूँगा सर। मैंने हमेशा खड़े होकर अपने इलाके के लिए बात की है। मेरे इलाके में हम एक हिसाब से खुशनसीब हैं कि हमारे पास वहाँ पे ऑयल एंड गैस बहुत प्रोड्यूस हो रहा है हैदराबाद में। सिर्फ एक OGDCL में ही 9 करोड़ रुपए की डेली प्रोडक्शन है सर, 9 करोड़ रोज़। और वहाँ के हालात ये हैं कि वहाँ के जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल वहाँ पे आसपास रहने वाले, उनको जॉब नहीं मिलती। 9 करोड़ पे रोज़ कमा रही है कंपनी, और वो कहते हैं कि नहीं, इनके लिए जॉब नहीं है हमारे पास। तो आपके थ्रू मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन तक भी बात पहुँचाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की है उनसे मिल के उनको समझाएं, लेकिन ना तो वो मिलने के लिए तैयार हैं, ना वो समझने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे मिनिस्टर साहिबान को तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए और कोई काम वाले बंदे लगाने चाहिए जो कम से कम बैठ के इधर प्रॉपर काम कर सकें। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, मेरे ख्याल से हमारे भाई जो साबिर कायम खानी साहब भी उधर से एग्री कर रहे हैं, और नून लीग वाले जो हैं वो भी गर्दन लहरा रहे हैं। तो हमारे जो भाई हैं, ये सब उनकी अपनी पार्टी वाले तंग हैं। तो हमारा क्या होगा? आपके थ्रू सर मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि कम से कम ऐसे लोगों को तो बिठाएं जो आगे अपनी भी कुछ इज्जत बचाएं और उनकी भी कुछ तारीफ करवा लें, कोई काम कर जाए। वहां पे जहां पे 9 करोड़ की प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे गरीबों का हक बनता है। अगर वो 25,000 या 30,000 रुपए पे अगर उनको काम पे लगा देंगे तो उनके 9 करोड़ पे कोई ज्यादा असर नहीं आएगा रोजाना वाले पे, और 30,000 रुपए महीने के, बिलियंस में कमा रहे हैं। तो नौकरियों का हमारे पास बड़ा मसला है सर। बिजली और गैस की तो पूरे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म होने को नहीं नाम लेती। अब मसला ये है कि बड़े बड़े शहरों में सर बैन लगा हुआ है कि अगर कोई घर बनता है तो उसमें मीटर नहीं लग सकता गैस का। ये क्या बात है कि चलें, बड़ी स्कीमें तो आपने बंद कर दी, लेकिन घर बड़े शहरों में अगर आप अपना नया घर बनाए उसमें आप गैस का मीटर नहीं लगा सकते। वेरी अनफॉर्चुनेट। आखिर में सर मैं वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम ले गया हूं आपका, बस इतना जरूर कहूंगा डिप्टी स्पीकर साहब के पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और बिलावल साहब हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ये जो अभी हुआ लास्ट टाइम जिन्होंने किया, उन्होंने सारी की सारी बाउंड्रीज क्रॉस की, और ये बिल्कुल भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं कि हमारे मुल्क को अगर कमज़ोर करने की कोई कोशिश की जाए, हमारे इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश की जाए, या हमारे असासों पे इस तरह हमले किए जाएं, और ये सोच के कि अगर हम नहीं खुद भी नहीं खेल सकते तो दूसरे को भी नहीं खेलने देंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बिलावल साहब भी हमारी रेड लाइन है। कुछ टाइम पहले हमने देखा है कि ये छोटू जो है ना, वो उठ के हैवी वेट्स बनने के लिए, अपना कद बड़ा, सियासी कद बड़ा करने के लिए वो कुछ इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने हिसाब किताब में रहें, क्योंकि अगर बिलावल साहब पे या हमारी आला क़यादत पे आएंगे तो फिर हम और कुछ नहीं देखेंगे सर। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारा मुझे टाइम दिया है, एंड फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया।